जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चार अंधे दोस्त की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चार अंधे दोस्त रहते थे। रामू, श्यामू, गोपाल और मोहन। ये चारों बचपन से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे एक ही गांव में पले बढ़े थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी बाकी इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वे अपने आसपास की दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझते थे। चारों मित्रों की अपनी अलग अलग खासियतें थीं। रामू, वह बहुत बुद्धिमान और तार्किक था। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में उसे महारत हासिल थी। गांव में जब भी किसी को किसी तरह की उलझन होती, वे रामू से सलाह लेने आते थे। श्यामू, उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। वह दूर से ही लोगों की आवाज पहचान लेता था और उनकी भावनाओं को भी समझ जाता था। वह गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और दूसरों को सुनाने में आनंद लेता। गोपाल, उसकी सूंघने की शक्ति गजब की थी। वह सुगंधों से चीजों की पहचान कर सकता था। भोजन में कौन सा मसाला है, बारिश आने वाली है या खेतों में कौन सी फसल उग रही है, ये सब बातें वह सिर्फ सूंघ कर बता सकता था। मोहन, वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे नई चीजों को छूकर और महसूस करके जानने का बहुत शौक था। वह अक्सर पेड़ों, पत्थरों और जानवरों को छूकर उनके बारे में सीखता था। चारों दोस्त रोज सुबह जल्दी उठते और गांव के बाहर नदी के किनारे टहलने जाते। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते और आसपास की दुनिया को अपने तरीके से महसूस करते। वे नदी की बहती धारा की आवाज सुनते, पेड़ों की पत्तियों को छूते और खेतों में चलने वाली हवा की खुशबू का आनंद लेते। हर शाम वे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठते और घंटों बातें करते। कभी वे अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते, तो कभी गांव के बुजुर्गों से जीवन के अनुभव सीखते। वे अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी सोच इतनी गहरी थी कि वे हर चीज को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के महल में एक बहुत बड़ा और अनोखा जानवर आया है, हाथी। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और राजा के महल जाकर हाथी को देखने की योजना बना रहे थे। चारों दोस्तों ने भी यह सुना और वे भी इस रहस्यमय प्राणी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। रामू ने कहा, हमने हाथी के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन कभी उसे महसूस नहीं किया। क्यों ना हम भी महल जाकर उसे छूकर जानें कि वह कैसा होता है। श्यामू, गोपाल और मोहन को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि वे अगली सुबह महल जाएंगे और हाथी को अपने हाथों से छूकर उसकी बनावट को समझेंगे। चारों दोस्त अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन महल जाने के बाद उनके साथ क्या होगा? क्या वे सच में हाथी को समझ पाएंगे या उनकी धारणाएं अलग-अलग होंगी? चारों दोस्तों ने तय किया कि वे राजा के महल जाकर हाथी को महसूस करेंगे और जानेंगे कि वह कैसा होता है। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और हौसला अटूट था। उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक रोमांचक अनुभव था जो उन्हें नई सीख देने वाला था। महल गांव से कुछ कोस दूर था। चारों दोस्तों ने अपने रास्ते का अनुमान लगाते हुए एक छड़ी और रस्सी ली, ताकि वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहें और रास्ता भटक न जाए। गोपाल ने हवा की दिशा और खेतों की महक से सही रास्ते का अनुमान लगाया। श्यामू ने गांव वालों की आवाजें सुनकर सही दिशा पहचानी और मोहन ने रास्ते में आने वाले पत्थरों और पेड़ों को छूकर मार्ग का अंदाजा लगाया। रामू अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए रास्ते की दूरी और समय का हिसाब रख रहा था। रास्ते में कई बाधाएं आईं। कहीं कीचड़ था तो कहीं रास्ता संकरा था, लेकिन उनकी दोस्ती और एकता ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। जब कोई गिरता तो बाकी तीन उसे संभाल लेते। जब कोई थकता तो दूसरा उसे हिम्मत देता। यह यात्रा उनकी दोस्ती की असली परीक्षा थी। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वे महल पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी।
राजा ने खास आदेश दिया था कि सभी गांव वाले हाथी को देख सकते हैं, इसलिए दरबार में हर तरफ उत्साह था। महल के रक्षकों ने चारों दोस्तों को रोकते हुए कहा, तुम चारों अंधे हो, तुम हाथी को देख तो नहीं सकते, फिर क्यों आए हो? रामू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन हम हाथी को महसूस कर सकते हैं। हमें भी उसका अनुभव लेने दीजिए, क्योंकि हमारी जिज्ञासा किसी भी देख सकने वाले से कम नहीं है। राजा तक यह बात पहुंची और उनकी हिम्मत देखकर राजा ने अनुमति दे दी। राजा ने आदेश दिया कि चारों दोस्तों को हाथी के पास ले जाया जाए, ताकि वे उसे छूकर समझ सकें। चारों दोस्त हाथी के पास पहुंचे, लेकिन चूंकि वे चारों अलग अलग हिस्सों को छू रहे थे, उनके अनुभव भी अलग अलग थे। रामू आगे बढ़कर हाथी के बड़े चौड़े पेट को छूने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक मजबूत दीवार को छू रहा हो। उसने कहा, हाथी तो एक विशाल दीवार की तरह मजबूत और ठोस होता है। श्यामू ने हाथी की पूंछ को पकड़ा और हिलाया। उसे ऐसा लगा जैसे वह रस्सी पकड़ रहा हो। उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक मोटी रस्सी की तरह होता है। गोपाल ने हाथी के कानों को छुआ और उन्हें हिलते हुए महसूस किया। उसे यह किसी बड़े पंखे जैसा लगा। उसने कहा, अरे, हाथी तो एक बड़े पंखे जैसा होता है। मोहन ने हाथी की सूंड को पकड़कर उसकी मजबूती और गति को महसूस किया। उसने सोचा कि यह एक विशाल सांप की तरह है। उसने कहा, नहीं, हाथी तो एक बड़े सांप की तरह लचीला और ताकतवर होता है। चारों दोस्तों की बातें सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, ये चारों तो एक ही हाथी को अलग अलग चीज समझ रहे हैं। राजा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने चारों की बातें सुनी और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम चारों ने हाथी को अपने अपने अनुभव से पहचाना, लेकिन यह सिर्फ उसकी एक एक विशेषता थी। सच तो यह है कि हाथी न तो केवल दीवार की तरह है, न ही रस्सी, न पंखा और न सांप। वह इन सब का एक मिला-जुला रूप है। तुम सभी अपनी जगह सही हो, लेकिन अधूरी समझ के कारण तुम्हारी धारणा अलग-अलग है। ये सुनकर चारों दोस्तों को समझ आया कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए केवल एक दृष्टिकोण काफी नहीं होता। उन्होंने राजा का धन्यवाद किया और इस सीख को हमेशा के लिए याद रखने का वचन दिया। क्या चारों दोस्त इस सीख को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे? क्या वे इस अनुभव को गांव के बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे? महल से लौटने के बाद चारों दोस्त अपने अनुभवों पर विचार कर रहे थे। राजा की सीख ने उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वे समझ चुके थे कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए केवल एक दृष्टिकोण काफी नहीं होता। लेकिन इस सीख को और गहराई से समझने के लिए वे एक दूसरे को एक पहेली सुलझाने की चुनौती देने का विचार कर रहे थे। रामू ने कहा, दोस्तों, अगर हाथी की बात को ही हम आगे बढ़ाएं, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। सोचो और जवाब दो। एक चीज जो बड़ी भी है, छोटी भी, भारी भी है और हल्की भी, लेकिन फिर भी हमेशा एक जैसी रहती है, वह क्या है? श्यामू, गोपाल और मोहन ने सोचना शुरू किया। श्यामू ने कहा, क्या वह हवा है? हवा कभी तेज चलती है, कभी हल्की, कभी गर्म होती है, कभी ठंडी। रामू मुस्कुराया, नहीं, हवा तो बदलती रहती है। मेरा सवाल एक ऐसी चीज का था जो हमेशा एक जैसी रहती है। गोपाल ने कहा, क्या वह पानी है? पानी भारी भी हो सकता है और हल्का भी, और नदी की धारा कभी तेज तो कभी धीमी होती है। रामू ने सिर हिलाया, पानी भी बदलता रहता है, लेकिन मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। मोहन ने सोचा और फिर बोला, क्या वह ज्ञान है? ज्ञान बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, गहरा भी हो सकता है और सतही भी, लेकिन ज्ञान का स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है। ज्ञान यानी सीखने की शक्ति। रामू ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। ज्ञान ही वह चीज है जो बदलता नहीं, लेकिन उसकी गहराई को हर कोई अपने तरीके से समझता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने हाथी को अलग अलग तरीके से समझा था। अब श्यामू की बारी थी। उसने कहा, अब मेरी पहेली सुनो। जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी सबको घेर लेता है, दिखाई नहीं देता, पर हर कोई उसे महसूस करता है। रामू ने तुरंत कहा, यह तो हवा होगी। श्यामू मुस्कुराया, सोचो, ये सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। गोपाल ने कहा, क्या यह अंधेरा है? अंधेरा सबको घेर लेता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं होता।
श्यामू ने सिर हिलाया। तुम करीब हो, लेकिन यह और भी बड़ी चीज है। मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, क्या यह प्रेम, मोहब्बत है? प्रेम का कोई आकार नहीं होता, फिर भी यह सबको घेर लेता है और सभी इसे महसूस करते हैं। श्यामू ने खुशी से ताली बजाई। बिल्कुल सही। प्रेम ही वह चीज है जो दिखती नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब गोपाल ने अपनी पहेली पूछी। बताओ तो। मैं बोल नहीं सकता, पर फिर भी मैं सबको सिखाता हूं। मैं अतीत की कहानियां अपने भीतर छुपाए रखता हूं। रामू ने तुरंत कहा, यह किताब होगी। गोपाल हंसते हुए बोला, हां, लेकिन और सोचो, जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए किताब किस रूप में होती है? श्यामू ने कहा, क्या यह अनुभव है? अनुभव भी हमें सिखाते हैं और वे हमारे अतीत की कहानियां अपने भीतर रखते हैं। गोपाल ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अनुभव ही हमारी असली किताब है, जो हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। अब मोहन ने अपनी पहेली पूछी। एक ऐसी चीज बताओ जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। रामू, श्यामू और गोपाल ने सोचना शुरू किया। रामू ने कहा, क्या यह दौलत है? मोहन मुस्कुराया। नहीं, दौलत तो बांटने से कम होती है। मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो बांटने से बढ़ती है। श्यामू ने कहा, क्या यह ज्ञान है? ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। मोहन ने सिर हिलाया। सही जवाब। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि पहेलियां सिर्फ खेल नहीं होती, बल्कि वे हमें गहरी बातें समझने में मदद करती हैं। उनकी इस पहेली प्रतियोगिता ने उन्हें यह सिखाया कि दुनिया को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि समझ की जरूरत होती है। वे जान चुके थे कि ज्ञान, प्रेम, अनुभव और समझ, यही वे चीजें हैं जो किसी भी इंसान को सच में महान बनाती हैं। अब उनका जीवन पहले से और भी रोचक और अर्थपूर्ण हो गया था। अब चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे अपने गांव में ज्ञान और समझदारी का प्रकाश फैलाएंगे। वे क्या करेंगे? गांव वालों को कौन कौन सी नई बातें सिखाएंगे? चारों अंधे दोस्तों, रामू, श्यामू, गोपाल और मोहन की महल की यात्रा और पहेली प्रतियोगिता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। अब वे केवल खुद को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को ज्ञान और समझदारी का उपहार देना चाहते थे। लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें एक ऐसा अनोखा विचार, इनोवेटिव आइडिया चाहिए था, जिससे गांव के लोग नई बातें सीखें और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सके। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रामू ने कहा, दोस्तों, हमने हाथी से एक बड़ी सीख ली और फिर पहेलियों से ज्ञान की गहराई को समझा। क्यों न हम पूरे गांव के लिए कुछ ऐसा करें जिससे सबको नई बातें सीखने का मौका मिले? श्यामू ने उत्साहित होकर पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गोपाल ने सोचा और बोला, अगर लोग मेला देखने जाते हैं, तो क्यों न हम एक ऐसा मेला लगाएं जहां लोग देखने की बजाय सीखने और महसूस करने आए? मोहन ने तुरंत जोड़ा, हां, हम इसे ज्ञान का मेला कह सकते हैं। इसमें लोग अपने अनुभव बांटेंगे, पहेलियां हल करेंगे, कहानियां सुनेंगे और नई चीजों को छूकर, सुनकर और महसूस करके जानेंगे। चारों दोस्तों को यह विचार बहुत पसंद आया। यह सिर्फ एक साधारण मेला नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा आयोजन होगा जहां लोग अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग से चीजों को समझेंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जब चारों दोस्तों ने गांव वालों को अपने विचार के बारे में बताया, तो कई लोग हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, अंधे लोग ज्ञान का मेला लगाएंगे? यह कैसे संभव है? एक और आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग खुद तो देख नहीं सकते, दूसरों को क्या सिखाओगे? गांव के कुछ युवा भी शंका में थे। अगर यह मेला है तो इसमें क्या होगा? लोग क्या देखने आएंगे? चारों दोस्तों को यह समझ आ गया कि लोगों को उनके विचार पर विश्वास दिलाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनकी योजना अनोखी है और अगर वे इसे सही तरीके से समझाएं, तो गांव वाले भी इसे स्वीकार कर लेंगे। रामू ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और गांव के मुखिया के पास गए। उन्होंने बड़े ही चतुराई से कहा, मुखिया जी, अगर हम एक सवाल का सही जवाब दे दें, तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? मुखिया ने हंसकर कहा, ठीक है, पूछो। रामू ने पूछा, अगर कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने हो, लेकिन तुम्हें फिर भी वह न दिखे, तो उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? मुखिया ने कुछ देर सोचा,
फिर बोले, अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मुझे उसे छूकर, सुनकर और सूंघकर पहचानना पड़ेगा। रामू मुस्कुराए और बोले, यही तो हम करना चाहते हैं। हमारे मेले में लोग चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि बाकी इंद्रियों से समझेंगे। वे सीखेंगे कि केवल आंखों से देखने से ही सच्चाई पूरी नहीं होती। मुखिया को बात समझ में आ गई। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और चारों दोस्तों को मेला लगाने की अनुमति दी। अब उनका सपना सच होने जा रहा था। गांव वाले सहमत हुए। अब गांव में एक नई हलचल मच गई। लोग उत्सुक थे कि यह मेला कैसा होगा। चारों दोस्तों ने पूरी योजना बना ली। 1. स्पर्श अनुभूति कोना। यहां लोग विभिन्न चीजों को छूकर पहचानेंगे, जैसे अलग अलग कपड़े, अनाज, मिट्टी, लकड़ी और धातु। 2. गंध पहचान प्रतियोगिता। लोग अलग अलग मसालों, फूलों और सुगंधों को सूंघकर पहचानेंगे। 3. ध्वनि पहचान खेल। विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनकर लोग अंदाजा लगाएंगे कि वह किस चीज की है, किसी जानवर की, नदी की, हवा की या किसी वाद्य यंत्र की। 4. पहेली मंच। यहां लोग पहेलियां हल करेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे। 5. कहानी चौपाल। गांव के बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगे ताकि लोग उनसे सीख सकें। क्या ज्ञान का मेला सफल होगा? क्या गांव वाले इस नए अनुभव को अपनाएंगे? चारों अंधे दोस्तों, रामू, श्यामू, गोपाल और मोहन के अनोखे विचार को अब पूरा गांव जान चुका था। सबको ज्ञान के मेले का बेसब्री से इंतजार था। गांव में कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए हर कोई उत्सुक था कि यह कैसा होगा। हालांकि कुछ लोग अभी भी शंका में थे, लेकिन चारों दोस्तों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मेले की तैयारी शुरू कर दी। मेले का दिन आ गया। गांव के चौपाल के पास एक बड़ा मैदान तैयार किया गया था। लोग अपने परिवारों के साथ वहां पहुंचे। चारों दोस्तों ने गांव वालों का स्वागत किया और घोषणा की, आज का यह मेला देखने का नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने का मेला है। यहाँ ज्ञान केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल, दिमाग और बाकी इंद्रियों से मिलेगा। गांव वाले और बच्चे तालियां बजाने लगे। मेले में 5 मुख्य आकर्षण थे, जिन्हें गांव वालों ने पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। 1. स्पर्श अनुभूति कोना। इस कोने में कई तरह की चीजें रखी गई थीं। कपास, लकड़ी, लोहे की छड़, मिट्टी, गेहूं, चावल और कई अन्य वस्तुएं। लोगों को अपनी आंखें बंद करके उन्हें छूकर पहचानना था। बच्चे और बुजुर्ग दोनों इस खेल में बहुत रुचि ले रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, वाह, हमने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि अलग अलग चीजों का स्पर्श इतना अलग होता है। बच्चे भी खुशी से चीख रहे थे, अरे, ये रुई कितनी नरम है और ये लकड़ी कितनी सख्त। दूसरी गंध पहचान प्रतियोगिता। यहां गांव वालों को आंखों पर पट्टी बांधकर मसालों, फूलों और दूसरी चीजों को सूंघकर पहचानना था। गोपाल, जो गंध पहचानने में माहिर था, इस कोने का संचालन कर रहा था। एक बच्चा बोला, अरे, यह इलायची है। दूसरे ने कहा, मुझे हल्दी की महक आ रही है। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि गंध से भी चीजों की पहचान की जा सकती है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि बिना देखे भी इतनी चीजों को पहचाना जा सकता है। तीसरी ध्वनि पहचान खेल। इस कोने में श्यामू ने लोगों को अलग अलग ध्वनियां सुनाई। बारिश की आवाज, हवा के चलने की सरसराहट, घोड़ों के टापों की गूंज, पक्षियों की चहचहाहट और कई अन्य आवाजें। लोग आश्चर्य में थे कि वे कितनी ध्वनियों को बिना देखे पहचान सकते हैं। एक किसान ने कहा, अब समझ आया कि जब हम रात को अपने खेतों में जाते हैं तो हमें जानवरों और हवा की आवाज से ही अंदाजा हो जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। चौथी पहेली मंच। रामू ने एक के बाद एक पहेलियां पूछनी शुरू की। गांव के लोग जवाब देने में बहुत रुचि दिखा रहे थे। रामू ने पूछा, वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? एक छोटा लड़का बोला, ज्ञान। सभी लोग तालियां बजाने लगे। गांव वाले समझ रहे थे कि पहेलियों से भी जीवन के बड़े सबक सीखे जा सकते हैं। 5. कहानी चौपाल। इस कोने में गांव के बुजुर्ग अपने जीवन के अनुभव बांट रहे थे। वे अपनी कहानियों से सिखा रहे थे कि कैसे पुराने जमाने में लोग अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके जीवन की कठिनाइयों से लड़ते थे। एक बुजुर्ग बोले, पहले लोग बिना घड़ी के ही समय का अंदाजा लगा लेते थे, बिना कैलेंडर के ऋतुओं का अनुमान लगा लेते थे।
यह सब संभव था क्योंकि हम अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करते थे। गांव के युवा यह सुनकर चकित थे। वे समझ रहे थे कि आधुनिक युग में आंखों पर ही ज्यादा भरोसा किया जाता है, जबकि बाकी इंद्रियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। जब मेला समाप्त हुआ तो गांव वाले चारों दोस्तों के पास आए और बोले, तुमने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, बल्कि यह अनुभव करने की चीज है। मुखिया ने कहा, हम सब सोचते थे कि तुम अंधे हो, इसलिए दुनिया को नहीं समझ सकते, लेकिन आज हमने देखा कि वास्तव में तुम्हारी समझ हमसे कहीं बेहतर है। चारों दोस्तों को गर्व महसूस हुआ। उनका अनोखा विचार सफल हुआ था। गांव के लोग अब चीजों को देखने के साथ साथ महसूस भी करने लगे थे। वे समझ चुके थे कि सच्ची समझ केवल आंखों से देखने से नहीं, बल्कि हर इंद्रिय को जागरूक करने से आती है। अब चारों दोस्तों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। क्या वे अपने ज्ञान के इस प्रकाश को और आगे फैलाएंगे? क्या वे दूसरे गांवों में भी ऐसा ही मेला लगाएंगे? गांव में ज्ञान के मेले की सफलता के बाद चारों अंधे दोस्तों रामू, श्यामू, गोपाल और मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से लोग आने लगे और यह जानकर हैरान थे कि चार अंधे लोगों ने ऐसा अद्भुत मेला लगाया जिसने हर किसी की सोच बदल दी। अब गांव में ज्ञान का नया प्रकाश फैल चुका था। लोग केवल आंखों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपनी बाकी इंद्रियों का भी बेहतर उपयोग करने लगे थे। किसान अब फसल की खुशबू से बता सकते थे कि वह तैयार है या नहीं। बच्चे किताबों के अलावा भी अपने अनुभवों से सीखने लगे थे। गांव के बुजुर्ग अब अपने अनुभवों को और खुले मन से बांटने लगे थे। लोग चीजों को केवल देखने के बजाय उन्हें महसूस करने की आदत डालने लगे थे। गांव के मुखिया ने चारों दोस्तों को बुलाया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल पढ़ाई लिखाई से ही नहीं, बल्कि अनुभव से भी आता है। हम अब चीजों को देखने के बजाय समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चारों दोस्त अब यहीं रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे दूसरे गांवों में भी जाकर यही ज्ञान फैलाएंगे। रामू ने कहा, अगर एक गांव बदल सकता है तो दूसरे गांव भी बदल सकते हैं। श्यामू ने जोड़ा, हमें लोगों को सिखाना होगा कि सच्ची समझ देखने से नहीं, बल्कि महसूस करने से आती है। गोपाल बोला, हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन असल में वे अधूरी समझ रखते हैं। मोहन ने कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो अंधकार कहीं भी नहीं रहेगा। चारों दोस्तों की कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। 1. ज्ञान केवल आंखों से देखने तक सीमित नहीं होता। हमें अपनी बाकी इंद्रियों और अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। 2. हर किसी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। जैसे चारों दोस्तों ने हाथी को अलग अलग तरीकों से समझा था, वैसे ही हर इंसान की सोच और समझ अलग होती है। 3. सच्चा ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब हम अपनी सीख दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हमारा ज्ञान भी और अधिक बढ़ता है। 4. बाधाएं केवल मानसिक होती हैं। अगर चार अंधे दोस्त पूरे गांव की सोच बदल सकते हैं तो हम भी अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। 5. सुनना और अनुभव करना सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। चारों दोस्त अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहे। वे और भी गांवों में जाने लगे और वहां भी ज्ञान का मेला लगाने लगे। धीरे धीरे उनका संदेश पूरे राज्य में फैल गया। लोगों ने जाना कि देखने की क्षमता से बड़ा उपहार समझने की क्षमता है, और यह सच्चा ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। अंधकार केवल आंखों का नहीं होता, बल्कि सोच का भी हो सकता है। लेकिन यदि हम समझदारी से काम लें तो हम हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। यही था चार अंधे दोस्तों का सच्चा ज्ञान और उनकी महान यात्रा।